गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पिछला सारा क्लास का सीरीज़ देख चुके होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आज के सीरीज़ में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम लोग मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। चूँकि अभी तक हम लोग मौर्य काल की सीरीज़ में मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण, फिर मौर्य काल में शासन और उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सैनिक व्यवस्था को देखे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आज के क्लास में हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे मौर्य काल के तीसरे पार्ट का, मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के बाद का समय। इसमें हम लोग दो डिवीज़न लेंगे अध्ययन के लिए, आसान होने के लिए। उसमें एक होगा कि हम लोग मौर्य के बाद का जो विदेशी आक्रमण है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस पर समझ लेंगे कि कौन कौन आया था मौर्य के पतन के बाद। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, इस क्लास के नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे कि मौर्य के बाद भारत में वो कौन वंश था जो स्थापित हुआ और शासन किया। तो मित्रों, अब आते हैं हम लोग विदेशी आक्रमण पे। तो मित्रों, एक चीज़ याद दिला दे कि पिछले क्लास में आपको कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण के बारे में बताया गया है, जहां आप देखें कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो आर्य आए थे। ठीक है, ये आर्य वही हैं जो वैदिक समय की बात करते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, और कहा जाता है कि आर्य ही भारत में आके बस गए और ये आर्यन देश ही हैं जो अभी भी भारत में हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे जब मौर्योत्तर काल का, तो मौर्योत्तर काल का अध्याय हम लोग स्टार्ट किए थे ईरानी से, कि ईरानी आक्रमण हुई। और फिर हम लोग विदेशी आक्रमण में इसके बाद देखे थे कौन, यूनानी आक्रमण को। किसको देखे थे? यूनानी आक्रमण को। तो हम लोग देखे थे इस दोनों आक्रमण को मौर्योत्तर काल से पहले, हम लोग देखे थे इसको पहले। लेकिन मित्रों, हम लोग फिर अब देखेंगे कि यूनानी आक्रमण के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद भी कुछ यूनानी आक्रमण होता है। चूंकि पहले वाला में हम लोग बात किए थे अरस्तु के शिष्य, किसका? सिकंदर का, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, जो भारत में 326 के आसपास आक्रमण किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस यूनानी का, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये यूनानी मौर्य काल के ख़त्म होने के बाद भारत पर आक्रमण करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद इसी क्लास में कि यूनानी के बाद भारत में कैसे शक आक्रमण करते हैं, और फिर शक के बाद पल्लव आक्रमण करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्या कहते हैं, कुषाण आक्रमण करते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहाँ देखेंगे पल्लव आक्रमण करते हैं, और फिर कौन आते हैं भारत में? कुषाण। और एक हम लोग हुर्न की बात करेंगे, हुर्न की बात बाद में करेंगे। तो मौर्य काल से पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ईरानी और यूनानी में अरस्तु का। आज के सीरीज में हम लोग बात करेंगे यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। यानी मौर्योत्तर काल में हम लोग विदेशी आक्रमण में इनका बात करेंगे, यूनानी आक्रमण का, शक आक्रमण का, पल्लव आक्रमण का और कुषाण आक्रमण का। फिर हम लोग जब आवश्यकता पड़ेगी तो हुर्नों के आक्रमण की भी बात कर लेंगे। तो आते हैं मित्रों, हम लोग देखते हैं आज के सीरीज में। हाँ, एक चीज याद दिला दे मित्रों, पहले आपको इस चीज को याद रखने के लिए कि पहले कौन विदेशी आया था भारत में आक्रमण करने, इस सीरीज को याद रखने के लिए आपको एक लहजा बताए थे, वो था आर्य आया, ये तो पता है। रानी आई, नानी आई, नानी आया तो शक हुआ, शक हुआ तो पल्लव आए, पल्लव आए तो कुषाण आए, और कुषाण हुआ तो हुर दिए गए। ये याद कराए थे आपको। अगर नहीं याद हो तो आप जाके पहले वाला क्लास को देखें, आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी और तथ्यात्मक चीज भी याद रहेगा। चलो मित्रों, अब हम लोग आज के क्लास पे आते हैं, और आज के क्लास के प्रथम वंश में देखते हैं, प्रथम आक्रमण में देखते हैं। विदेशी आक्रमण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का काल, जिसमें सबसे पहले विदेशी आक्रमण की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे?
हिंद यूनानी की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? हिंद यूनानी की। हिंद यूनानी कौन है? तो इन्हीं का नाम है बैक्टीरियाई। इन्हीं को और नाम से जानते हैं तो ग्रीक। ये भारत में लगभग 190 BC में आक्रमण करके भारत के कुछ पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीत लिए थे, जिसमें कौन है? जिसमें है अफगानिस्तान। कौन सा क्षेत्र है? आज का अफगानिस्तान उस समय का भारत का ही क्षेत्र था। फिर आज का जो पाकिस्तान है, जो भारत में भी है और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, वो और सिंध जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, इस तीनों को यूनानी यानी ग्रीक या बैक्टीरियाई 190 में, कब ये तो हम लोग देखेंगे 190 ईसा पूर्व में यानी BC में ये जीत लिए थे इस क्षेत्र को। और इसका राजधानी वो सियालकोट रखे थे। आज का जो सियालकोट है उसी को शाकल भी कहा जाता था। तो सियालकोट रखे थे और उस समय जो प्रमुख शासक जो आक्रमण किए थे उनका नाम था मिनांडर। क्लियर? मिनांडर। आप इतिहास में एक जगह देखेंगे तो मिनांडर नागसेन के बातचीत की बात होती है कि ये दोनों जब आपस में प्रश्न और उत्तर कर रहे होते हैं तो इसका संग्रह प्राप्त होता है मुझे। इस संग्रह को कहा जाता है मिलिंद पन्हो। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनांडर और नागसेन के प्रश्न और उत्तर के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। क्लियर है? मिलिंद पन्हो यानी हिंद यूनानी या ग्रीक या बैक्टीरियाई मिलिंद पन्हो जो है वो मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर और नागसेन के बातचीत का विवरण है, संग्रह है। क्लियर मित्रों? अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जब ये बैक्टीरियाई भारत से गए तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, या भारत में जब आए और जब तक रहें तो इनसे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा? तो हाँ मित्रों, इसका प्रभाव पड़ा था। एग्जाम में इससे तथ्यात्मक चीजें आते रहते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि भारत में सोने का सिक्का, करेंसी है ना, सोने का, गोल्ड का जो सिक्का है, सोने का सिक्का, ये सूतने वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना है। सोने का जो सिक्का है किसने जारी किया था? तो यही यूनानी ने जारी किया था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित, ये प्रथम शासक था जिनके सिक्का से, यानी जो सोने का सिक्का हो या जो करेंसी ये चलाते थे, उससे स्पष्ट उनके समय के तिथि क्या चीज? उनके समय के तिथि यानी काल, ठीक है, टाइम, और उनसे संबंधित राजा, किंग की जानकारी स्पष्ट प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित जानकारी उस पर क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उस पर लिखा गया है। तो ये प्रमाण उस समय के इतिहास को और स्पष्ट कर देता है और मेरी समझ को क्लियर करता है। मित्रों, इसका और क्या प्रभाव है? तो ये गंधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट यानी कला का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। मतलब कि हमारे यहाँ गंधार कला था, कला में प्रचलित, उसमें हेलेनिस्टिक जो आर्ट है वो उसका सहयोग करता है और कला थोड़ा सा अच्छा और विस्तार हो जाता है। हम लोग देखेंगे आगे, नाट्य के पर्दा प्रथा का भी प्रचलन इनके आने के कारण ही भारतीय संस्कृति में मिलता है, सम्मिलित होता है। नाट्य कला में पर्दा के प्रचलन का मतलब है, आप वाकिफ होंगे कहीं ना कहीं कि जहाँ नाट्य हो रहा होता है या फिल्म में देखते हैं कि जब कोई दृश्य दिखाया जाता है उससे पहले एक पर्दा लगा होता है और दोनों तरफ से पर्दा धीरे धीरे खुलता है या फिर किसी धागे के द्वारा खोला जाता है बैकडोर से। तो ये प्रचलन कहाँ से प्राप्त हुआ, भारत में के संस्कृति में कैसे सम्मिलित हुआ? तो इनके आने के बाद ही, यूनानी या ग्रीक या बैक्टीरियाई के आने के बाद ही भारतीय संस्कृति में ये सम्मिलित हुआ था मित्रों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत में प्रथम यूनानी आक्रमण होता है, जो कब होता है? 190 में
भारत के 3 क्षेत्र अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीत लेता है, जो मिलिंद जहां मिनांडर भारत पे आक्रमण किए होते हैं और इनके साथ नागसेन के संवाद को संग्रह को मिलिंद पन्हों के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय संस्कृति में क्या क्या योगदान देते हैं, तो सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाते हैं। इनके सिक्के पर समय का जो है निश्चित काल है, जिससे हम इतिहास को समझने में हमें मतलब आसानी होता है और स्पष्टता आती है। फिर ये गंधार कला में हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रयोग होता है उसके बाद, और हम लोग देखते हैं कि नाट्य में पर्दा प्रथा भी यूनानियों का ही देन है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो यूनानी के बाद कौन आएगा, तो याद है मित्रों शक की बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं शक के आक्रमण का। तो अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल में शक को, किसको देखते हैं, शक के आक्रमण को और शक के आक्रमण से संबंधित कुछ फैक्ट को जो परीक्षा में आता है। तो देखिए शक जो था विदेशी आक्रमण यूनानी के बाद आता है भारत में, और इसमें सबसे पहली चीज़ें ये समझने की है कि इनकी 5 शाखाएं होती है। जो भारत उस समय के भारत को तो छोड़ो, आज की भारत को हम लोग देखते हैं, अगर ये भारत जो है उस समय का जो भारत है ये लगभग ये पूरा था। तो हम लोग देखते हैं कि जब भारत में ये शक आते हैं तो 5 शाखा में ये बट जाते हैं, 5 शाखा में ये चले जाते हैं, यानी 5 क्षेत्र में ये बटे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका एक जो मुख्य शाखा है उसको पश्चिमी शाखा के नाम से जाना जाता है, जो कि ये है, ठीक है मित्रों। और इनका ही प्रभुत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो हम देखते हैं जो पश्चिमी शाखा का जो प्रभुत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग कहेंगे कि शक जो भारत पर आक्रमण किए थे उनकी 5 शाखाएँ थी, जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना अपना वंश स्थापित किया और बाद में शासन करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रमुख एक जो शाखा है वो पश्चिमी शाखा है मित्रों, तो याद रखना ये चीज़। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि शक का प्रमुख शासक कौन था, तो मित्रों रुद्रदामन। क्या नाम था उनका, रुद्रदामन, क्लियर है, रुद्रदामन। इनका शासन आक्रमण कब होता है, तो लगभग 130 से 150 BC के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा 130 से 150 BC नहीं, हाँ AD के बीच में, मतलब ईस्वी में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्वी की। तो कब की बात कर रहे हैं, 130 से 150, लगभग 20 साल में इनका आक्रमण और ये 5 शाखाएं इधर उधर बटती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जो इतिहास में यहाँ से प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा, शक से। 2 पॉइंट, और हम लोग जब तक इतिहास पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास वहाँ तक दिखने को मिलेगा वो शब्द। एक तो है सुदर्शन झील और दूसरा होगा विक्रमादित्य। हम लोग बात करते हैं सुदर्शन झील का, तो शक शासक रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि ये सुदर्शन झील का क्या करवाए थे, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे, यानी ये जो झील खत्म हो गया था इसको फिर से बनवा करके और फिर से अच्छी स्थिति में ला दिए थे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन करवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है आपको, इससे संबंधित क्वेश्चन, सुदर्शन झील से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हम लोग एक और तथ्य यहाँ से याद रखेंगे कि रुद्रदामन यानी शक शासक रुद्रदामन ही थे जो संस्कृत में पहली बार अभिलेख लिखवाए थे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। और मित्रों दजूनागढ़ अभिलेख से हम लोगों को मौर्य शासन की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है मित्रों।
अब अगला जो है शक से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहां से हम लोग देखेंगे कि कैसे विक्रमादित्य एक उपाधि बनता है और भारत के समय में भारतीय इतिहास में प्रत्येक जो बहुत बड़े सम्राट होते हैं अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करते हैं। तो हम लोग देखेंगे मित्रों कि उज्जैन के स्थानीय एक राजा, आज तक इतिहास में ये क्लियर नहीं है, तो उज्जैन के एक स्थानीय जो राजा हैं वो शकों को पराजित करते हैं मतलब हराते हैं और एक उपाधि लेते हैं विक्रमादित्य का। किसका? विक्रमादित्य का उपाधि लेते हैं और यही उपाधि बाद के इतिहास में एक सिंबल के रूप में काम करता है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देखें कि शक के 5 शाखाएं भारत में प्रवेश करती है, उसमें एक पश्चिमी शाखा प्रमुख शाखा बन जाती है, जिसके प्रमुख एक शासक रुद्रदामन होते हैं। इनका समयकाल 130 से 150 एडी तक होता है, जिस समय ये आक्रमण करते हैं और भारत में फैलते हैं। इनसे संबंधित ये तथ्य है कि सुदर्शन झील का ये निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं तथा संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख खुदवाते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक उज्जैन के शासक स्थानीय शासक यहाँ पे शकों को पराजित करते हैं और विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं, जो इतिहास में एक सिंबल के रूप में, शक्ति प्रदर्शन के रूप में बाद के साम्राज्य के लिए बन जाता है। हम देखेंगे शक के बाद पल्लव, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है ईरानी आक्रमण, फिर देखा है यूनानी आक्रमण, फिर देखा हम लोग शक आक्रमण। अब हम लोग देखेंगे किसका? पल्लव का, कि पल्लव आक्रमण। अब हम लोग बात करेंगे पल्लव को ही कहा जाता है पार्थियन से संबंधित एग्जाम में मुख्य रूप से 2 ही चीज आते हैं, 2 ही फैक्ट आते हैं, तो आपको याद रखना है। एक राजधानी, तो राजधानी के रूप में नाम आपको पता है तक्षशिला नाम से तो आप इतिहास में वाकिफ होंगे कि तो हम लोग देखें पल्लव से संबंधित या पार्थियन से संबंधित 2 ही फैक्ट याद रखना है मित्रों। क्या? तो एक राजधानी तक्षशिला, दूसरा इसका प्रमुख शासक गोंडोफर्निश लिख देते ये भी, गोंडोफर्निश। ठीक है मित्रों, ये प्रमुख शासक हैं। तो आपको ये 2 चीज याद रखना है पल्लव या पार्थियन से, जो शक के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण किए थे। क्रम तो आपको याद ही होगा मित्रों। क्या? तो आर्य सबसे पहले कौन आए थे? तो याद है, बार बार आपको बता रहे हैं, आर्य आए थे, उसके बाद ईरानी आए थे, ईरानी के आक्रमण के बाद यूनानी आए थे, यूनानी के बाद शक आए थे और शक के बाद हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पल्लव या पार्थियन आए थे। ठीक है मित्रों, और पल्लव के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? कुषाण को। तो पल्लव के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था मित्र? कुषाण। तो याद रखना है कि पल्लव के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? कुषाण को। ठीक है, आर्य आए, रानी आई तो नानी आई तो शक हुआ तो पल्लव आए तो कुषाण आया। तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे कुषाण। अब हम लोग बात करते हैं कुषाण पे। तो सारे के सारे लोग मध्य एशिया से आए थे, जैसे कि आपको बता चुके हैं। तो ये भी मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे। क्लियर है? ठीक है। और इनका जो संबंध है यूची या तोखरी जाति से है। किस जाति से है? यूची या तोखरी जाति से। और इनका संबंध यूची या तोखरी जाति का जो संबंध है चीन से है। तो एक्चुअली कुषाण उसके कुल में एक कुल का नाम था, लेकिन आक्रमण के नाम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यूची या तोखरी आक्रमण के नाम से ही इतिहास में इसे जाना जाता है, या चीनी जनजाति का आक्रमण भी इसे कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? तो कुषाण कौन थे? तो कुषाण यूची या तोखरी जाति के लोग थे, जो कहाँ से संबंधित थे? तो चीन से संबंधित थे।
आगे हम लोग देखेंगे कि यह 5 कुल में विभाजित थे। इनकी कितनी कुल थी? तो 5 कुल थी। ठीक है मित्रों, इनकी कितनी कुल थी? 5 कुल में विभाजित थे, और जिसमें सबसे प्रमुख था कुषाण। जैसा कि आपको बताए हैं, कुषाण कुल का नाम था। ये यूची जाति से संबंधित है, और यूची जाति चीन से संबंधित है। ठीक है मित्रों, और इसके प्रमुख संस्थापक के रूप में किनके नाम को जाना जाता है? तो कुजुल कड़फिसेस। याद रखना है आपको, इसके संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। याद रखना है, कुषाणों के संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कड़फिसेस को। हम लोग एक और चीज याद रखेंगे कि कुषाण के समय कुजुल कड़फिसेस के बाद एक शासक आते हैं विम कड़फिसेस, और इनका संबंध शैव धर्म से है, इसलिए इनको शैव धर्म का उपासक माना जाता है। और इन्होंने ही, यानी कुषाण वंश के विम कड़फिसेस ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। याद रखिएगा, सोने के सिक्के चलवाए थे। क्लियर है मित्रों? अब हम लोग बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रमुख शासक कुषाण के कौन हुए? तो कुषाण के सर्वाधिक प्रमुख शासक थे कनिष्क। क्लियर? कुषाण के प्रमुख शासक कौन थे? प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क। तो हम लोग कनिष्क से संबंधित कुछ फैक्ट को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत उपयोगी है। क्या पढ़ेंगे? तो कुषाण ने भारत में राजधानी स्थापित की, और अपना शासन स्थापना के क्रम में राजधानी स्थापित की, जिसका नाम पुरुषपुर, जो आज के पेशावर को कहा जाता है। क्लियर है? कनिष्क ने भारत में शासन स्थापित की, जिसमें राजधानी बनाया किसको? पुरुषपुर को, जिसे आज के पेशावर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? पेशावर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरी इनकी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा यूपी में पड़ता है, भारत के अंदर है। याद रखिएगा। अब हम लोग एक और इनसे जुड़ा हुआ प्रमुख बात याद रखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है। इन्होंने अपना शासन व्यवस्था जब स्थापित किया तो ये शासक बने, तो वो समय था 78 ईस्वी का, एडी का। क्लियर है? कब बना था? 78 ईस्वी में। और हम देखेंगे 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय वो एक संवत चलाते हैं। जैसे हम लोग ईसा पूर्व ईस्वी के आधार पे जो साल को गिनते हैं, वर्ष को गिनते हैं, उसी तरह से वो एक पद्धति चलाए। वहाँ से 1, 2, 3 साल को शक संवत के नाम से जानने लगा। तो 78 ईस्वी को एक शक संवत के नाम से जाना जाता है, और ये आज भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का चिन्ह है। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करेंगे इस समय के सामाजिक बनावट में एक प्रमुख व्यवस्था का, कि इनका जो उस समय अधिकार था इतना प्रभावशाली था कि रेशम मार्ग, जिसका आप कुछ हाल फिलहाल पहले करेंट में आप देखेंगे न्यूज़पेपर में रेशम मार्ग से संबंधित शब्दों को, तो रेशम मार्ग पर कनिष्क का शासन था, यानी अधिकार था। ठीक है मित्रों, एक और चीज, कनिष्क किस चीज से संबंधित है, किस धर्म से? तो ये महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है मित्रों, कौन से शाखा से संबंधित है? हीनयान और महायान में ये महायान से संबंधित है, याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन्हीं के समय बुद्ध का चौथा संगीति हुआ था। बौद्ध में 4 बार बैठक हुई थी बौद्ध धर्म की, प्रथम, दूसरे, तीसरे को बता चुके हैं। चौथा संगीति इसी कनिष्क कुषाण के समय कनिष्क कश्मीर में हुआ था। हम लोग जब बुद्ध धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, उस समय इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक और फैक्ट का, कनिष्क या कुषाण से संबंधित। इन्होंने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था। हमने देखा सोने का प्रथम बार सिक्का किसने चलाया, और अभी हम देख रहे हैं सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया। ठीक है मित्रों, कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलवाया। क्लियर है? उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं मित्रों, क्या देखते हैं कि उस समय कला का विकास हुआ था कि नहीं। तो हमने देखा पिछले क्लास में कि
कि इतिहास में कला का विकास सैंधव के बाद सीधे कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो हम देखेंगे कला का विकास मौर्य काल में होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हो रहा होता है। तो कला के संबंध में कुषाण काल के कनिष्क के आसपास आते आते मथुरा और गंधार कला का विकास देखने को मिलेगा। मथुरा एंड गंधार कला आर्ट का विकास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं विदेशी आक्रमण में। अब हम लोगों के पास एक आक्रमण विदेशी बच जाएगा, वो हुर्नों का है। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आएंगे तो विदेशी आक्रमण को देखेंगे मित्रों। तो इस तरह से मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमण को हम लोग देखें, जहां पहले हम लोग मौर्योत्तर काल से पहले यानी मौर्य काल से पहले के इतिहास में पढ़े थे आर्यों को, उसके बाद हम लोग ईरानी को पढ़े, फिर यूनानी आक्रमण को पढ़े, फिर यूनानी आक्रमण के बाद शक को पढ़े, पल्लव को पढ़े, कुषाण को पढ़े, और फिर हम लोग आगे वाले किसी क्लास में हुर्न को भी पढ़ेंगे मित्रों। लेकिन अभी तक हम लोग जो बात किए हैं मौर्योत्तर यानी मौर्य काल के बाद के इतिहास में, उसमें हम लोग बात किए विदेशी आक्रमण का। और मेरा अगला पार्ट आएगा, जो क्लास होगा वो शासक एवं वंश से संबंधित। किस शासक और वंश से संबंधित? तो मौर्य काल के बाद के शासक और वंश से संबंधित, कि जब मौर्य का समय खत्म हो जाता है, मौर्य शासक खत्म हो जाते हैं, तो भारत में कौन सी वंश स्थापित होती है। तो हम आगे जब बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले शुंग वंश को, फिर हम लोग देखेंगे कण्व वंश को। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश को, फिर हम लोग देखेंगे चेदी वंश को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश की बात करेंगे, जो भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, आप पढ़ते रहिए, पूरे क्लास को फिर से देखिए। एक चीज़ अवश्य कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू, बाय।